26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा कुछ देर बाद बताया जा रहा है भारत में होगा। तहव्वुर राणा का विशेष विमान से अमेरिका के लॉस एंजलिस से भारत लाया जा रहा है। कुछ देर बाद विशेष विमान दिल्ली पर एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड कर जाएगा। यानी कि बताया जा रहा है अब से कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब ये जो आरोपी है, जो आतंकी है, ये भारत में होगा। इस वक्त बताया जा रहा है कि दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो पालम एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ी आतंकी राणा को लेने पहुंची है। दिल्ली एयरपोर्ट से तहव्वुर राणा को सबसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा और उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर में मेडिकल टेस्ट उसका होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आतंकी तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए रिमांड मांगेगी उसकी, ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मुंबई हमले के गुनहगार को एक वक्त पर अमेरिका की एक अदालत से बरी कर दिया गया था। तब गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने यह फिर से मुद्दा उठाया। साल 2019 में मोदी सरकार के दौरान पहली बार भारत की ओर से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग शुरू की गई थी और फिर यह कोशिश अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। पूरा मामला आप विस्तार से रिपोर्ट में देखिए। क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। ये नरेंद्र मोदी की शपथ थी। मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की शपथ थी। आज से ठीक 14 साल पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक हमला हुआ था। अमेरिका के शिकागो की अदालत में तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था। 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा एक फैसला हुआ था अमेरिका की शिकागो की अदालत में। तब शिकागो कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को रिहा करने का आदेश दिया था, मगर मोदी पीड़ितों के न्याय के लिए खड़े रहे। और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए सारा किया जाएगा। तो एक गंभीर प्रकार की घटना, न्याय जगत के लिए गंभीर, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में गंभीर, भारत पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में गंभीर, ये बहुत ही गंभीर समस्या का जन्म आज हुआ है और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। 2014 में जब मोदी गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे, तब उन्होंने वो किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। साल 2019 में मोदी सरकार में तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू की। 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिकी अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अपील की गई और 5 साल बाद यानी 2025 आते आते नतीजा सबके सामने है। इसी साल फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ, तो ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत के एजेंडे में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी शामिल था। ये पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंपने का फैसला किया। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके गुनाह उसे उसी जमीन पर लेकर लौटेंगे जिस जमीन को उसने आज से 17 साल पहले दहलाने की साजिश रची थी।
आतंकी तहव्वुर हुसैन राना ने भारत आने से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में आवेदन तक कर दिया, लेकिन 6 मार्च को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की तमाम बाधाएं दूर हो गई। वक्फ कानून में ऐतिहासिक संशोधन के बहाने वक्फ संपत्तियों की लूट चर्चा में है। अब सामने आया है कि वक्फ की संपत्ति बताए जा रहे भोपाल शहर के 126 कब्रिस्तानों पर बस्तियां तन गई हैं। वहां कई भवन और दुकानें बन चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए आप। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा। वक्फ की जमीन पर सबसे बड़ा खुलासा। वक्फ की जमीन पर किसका अवैध कब्जा? कैसे 125 कब्रिस्तानों पर बन गई बस्तियां? देश के कई हिस्सों में नए वक्फ बिल पर भारी बवाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार नए वक्फ कानून को बेहतर बता रही है। कहीं विरोध हो रहा है तो कोई नए वक्फ बिल के समर्थन में है, लेकिन इस बीच नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद वक्फ की जमीन से सरकार ने कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो वक्फ की 90% जमीन पर इस वक्त कब्जा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की माने तो मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 90% जो जमीनात हैं उन पर कब्जा हो चुका है। और इसकी बानगी आप देखिए कि जो वक्फ बोर्ड का दफ्तर है उसके ठीक पास में जो जीवन रेखा हॉस्पिटल आप देख पा रहे होंगे, ये जीवन रेखा हॉस्पिटल जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है और यहाँ पर जो हॉस्पिटल जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। तो ये केवल एक बानगी भर है। मध्य प्रदेश भर में जो कुल संपत्तियां हैं उनकी 90% इलाकों पर या जमीनों पर जो है वो कब्जा कर लिया गया है। देखिए वक्फ बोर्ड के एकदम ठीक बाहर ही अगर कब्जा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश में आखिर किस तरह की परिस्थितियां रही होगी। देखिए मैं इस वक्त जो मौजूद हूं, आप मेरे सामने वाले हाथ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड का दफ्तर है और उसके पास में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से कब्जे नजर आ रहे हैं। आप इस तरफ अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये यतीम खाना जो है वो यहाँ पर संचालित किया जा रहा था वक्फ बोर्ड की तरफ से, लेकिन बाद में इसको कुछ लोगों ने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर अब जो है वो तमाम तरह की अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राजधानी भोपाल में वक्फ की जमीन ही नहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो चुका है और ये हाल सिर्फ भोपाल का ही नहीं पूरे सूबे का है। भोपाल की बात करूं तो 150 से अधिक यहाँ कब्रिस्तान हमारे रिकॉर्ड में इंदराज है, लेकिन जब भौतिक सत्यापन की बारी आई तो 24-25 कब्रिस्तान निकले। मतलब 125 कब्रिस्तान लोगों ने बेच खाए। वहां मकान बन गए, वहां कॉलोनियां बन गई। आप हमारे जहां वक्फ बोर्ड में बैठे हैं, हमारे सर के ऊपर हमारी नाक जो जिसे कहें, हाँ, एक यतीम खाना है। उस यतीम खाने में 2005 में हमने एक सज्जन को प्रबंधक बनाया था। वो सज्जन उस पर कब्जा करके बैठ गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब वक्फ बोर्ड के जानकार मेहताब आलम से बात की तो उनका कहना है कि सालों से बीजेपी सरकार है, फिर इन कब्जों को क्यों नहीं हटाया गया। 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच के 15 महीने आप निकाल दीजिए कमलनाथ जी के, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन दोनों सरकारों में, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के, जो लोग भी वक्फ बोर्ड में आए वो तो माला माल हुए, लेकिन बोर्ड कंगाल हो गया। और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सोने की कान पे बैठे हुए कंगाल वक्फ बोर्ड के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए उनके पास न विजन था और न इच्छा शक्ति। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भोपाल में ही हैं, जहां 4475 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, मस्जिदें, कृषि भूमि, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और विभिन्न संपत्तियां शामिल हैं, जिन पर विवाद भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। श्यामनगर इलाके में जेडीए की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया। पुलिस ने कार्रवाई कर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कन्हैया, संजय और महावीर को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। दरअसल कुर्की हाउस के पीछे जमीन पर रातों रात फेंसिंग कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। दस्तावेजों में जेडीए के नाम जो है 20 बीघा जमीन निकल कर आई है। श्यामनगर थाना प्रभारी दलवीर सिंह फौजदार की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भूमाफिया कमलेंद्र सिंह कुर्की के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई। हिस्ट्री शूटर कमलेंद्र सिंह कुर्की के खिलाफ शिकायत की पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी।
रात्रि में करीब 11:15 बजे कंट्रोल रूम से सूचना आई थी। परिवादी ने सूचना दी कंट्रोल रूम को कि एक बेसकीमती ज़मीन है जो राजेंद्र नगर के बगल में है, 20 बीघा ज़मीन के लिए वहाँ पे भूमाफिया द्वारा रात्रि में जेसीबी और ट्रैक्टर चला करके कब्जा किया जा रहा है। जो मेरा चेतक का स्टाफ है, 112 है, सभी को एक साथ भेज करके पता करवाया तो सूचना सही थी। उक्त जमीन चूँकि जेडीए के नाम चढ़ी हुई है, दर्ज है और पूर्व में विवादित रही है। अभी तक जो व्यक्ति वहाँ कब्जा कराने के जिस पर आरोप है उसका वहाँ 1 इंच मात्र में भी कोई किसी तरह का दावा नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। तो जयपुर से खबर निकल कर आई, जेडीए की जमीन पर दरअसल कुछ दबंगों ने कब्जा करने का प्रयास किया। बीती रात की यह घटना और कुछ लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दस्तावेज खंगाले हैं, जिसमें बताया गया कि स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को भी सूचना दे दी थी। पुलिस टीम जो है मौके पर पहुंची और 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर है, पीडब्ल्यूडी के एक्स ईएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर एसीबी की छापेमार कार्रवाई जारी है। दुदू में पीडब्ल्यूडी के एक्स ईएन हरिप्रसाद के 4 से 5 ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। दौसा, दूदू और जयपुर में 5 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। दूदू स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में भी पहुंची है एसीबी की टीम। कार्यालय में टीम दस्तावेज खंगाल रही है। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का दरअसल आरोप है। मामले की सूचना एसीबी की टीम को मिली थी और इसी पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एसीबी की टीम के जरिए। दूदू स्थित पीडब्ल्यूडी में एक्सईएन के पद पर हरिप्रसाद मीणा कार्यरत हैं और उनके पास वाहनों की लंबी कतार है और इसके साथ होटलों में ठहरने पर जो उन्होंने कुछ दरमियान खर्च किया वो लगभग 45 लाख रुपए बताया गया। बगड़ी गांव में एक लग्जरी फार्म हाउस भी है, परिजनों के खाते भी खंगाले जा रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन हरिप्रसाद मीणा के ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई लगातार की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जो दस्तावेज सामने आए हैं इस छापेमार कार्रवाई में, उन्होंने एसीबी की टीम के होश उड़ाकर रख दिए हैं, क्योंकि होटल में जो खर्चा निकल कर आया पिछले कुछ दरमियान जो रुकने का इसका वो बताया जा रहा है 45 लाख रुपए के आसपास था। कार्यालय में टीम जांच कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल आरोप लगाया गया था और टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी के पास आय से ज़्यादा संपत्ति है जो उसने अर्जित करके रखी हुई है। आरोपी के जो आसपास के लोग हैं और इसके साथ जो परिजन हैं उनके भी बैंक अकाउंट जो है वो इस टीम खंगाल रही है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रांजैक्शन जो है उसमें किया गया होगा। तो यही वजह है कि परिजनों के खाते में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन जो हैं वो मिले हैं टीम को और दस्तावेज की भी जांच एसीबी की टीम कर रही है लगातार, ताकि आय से ज़्यादा संपत्ति की जो शिकायत मिली है उसमें कितनी सत्यता है, इन सारे पहलुओं की जांच टीम के जरिए की जा सके। मंत्री अमित शाह को वक्फ को लेकर दिए गए बयान का कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने विरोध जताया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वक्फ का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा, बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान खेलना चाहती है और बीजेपी के दिमाग में ये बैठ गया कि जितना हम हिंदू मुसलमान करेंगे 80% लोग निश्चित रूप से एक साथ खड़े होकर हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर डर पैदा करके और देश में अपना वोट लेकर सरकार चला सकते हो, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। आज प्रॉब्लम वक्फ को लेकर जो अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब हमने वक्फ में हमने भी किसी भी हिंदू प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया, सब इस्लाम मानने वाले। हम कब कह रहे हैं कि आपने शामिल किया है? लेकिन आप लोग जो जिनके लिए वक्फ बिल लाए उनसे बात तो करते। और वक्फ को लेकर मैं इतना, अभी वक्फ की जितनी ज़मीनें पूरे हिंदुस्तान में है, असली सच्चाई यही है, उन ज़मीनों पर 80% वक्फ की ज़मीनों पर हिंदू किराएदार बैठे हैं। इसलिए ये कहना, और वक्फ क्या है? वक्फ एक सरकार की संस्था है। वक्फ संशोधन कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल जारी है। वक्फ पर सदन में जो लड़ाई चल रही है वो कार्रवाई बुधवार को तीसरे दिन नए मोड़ पर आ गई और ऐसी आई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसने सदन की गरिमा को तार तार कर दिया।
वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस बवाल का आगाज सोमवार को हुआ था, वो सदन की गरिमा और माननीयों की मर्यादा के सवाल तक पहुंच गया। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर मचे बवाल ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक निशाने पर आ गए। ऐसा जबरदस्त हंगामा मचा जिससे सदन की गरिमा ही तार तार हो गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधायक आपस में भिड़ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक ने हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। इसी बात को लेकर युद्धवीर सेठी समेत कई बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक से भिड़ गए। उनका आरोप था कि आम आदमी पार्टी विधायक ने हिंदुओं का अपमान किया है। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने तो गुस्से में आपत्तिजनक बात करते हुए मेहराज मलिक को धमकी तक दे डाली। देखिए, वो रोज कुछ ना कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे करते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल ऐसा था जैसे मानो सदन में तूफान आ गया हो। बीजेपी विधायकों ने मेहराज पर सिर्फ हिंदू विरोधी भाषा का ही नहीं बल्कि पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी का इल्जाम लगाया। इस मुद्दे पर बीजेपी को पीडीपी के नेताओं का भी साथ मिला और बीजेपी के साथ साथ पीडीपी ने भी आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को घेर लिया। इतने लोगों का जमावड़ा क्या जरूरत है? एसएसपी को जब बोला कहता आपको तमीज नहीं है। वो कौन होता मुझे अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा एसएसपी का कौन तो हुआ कि क्या बोला एसएसपी? अरे आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा बाहर? अरे बाहर का तमाशा देखो, बाहर। इससे पहले वक्फ कानून पर सदन में हंगामा चल रहा था। एनसी विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर माहौल गर्म किया था, तो बीजेपी विधायक बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, वैसे ही निशाने पर आ गए आम आदमी पार्टी एमएलए मेहराज मलिक। बीजेपी का आरोप है कि मेहराज ने हिंदू समुदाय का अपमान किया है। मेहराज पर पीडीपी संस्थापक पर अभद्र टिप्पणी का आरोप भी लगा। पीडीपी और बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को घेरा। वक्फ संशोधन कानून पर पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर विधानसभा सियासी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। पहले दिन सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी गई और काले कपड़े लहराए गए। दूसरे दिन विधायकों को उठाकर बाहर करना पड़ा और आज तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भाषा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय भाषाओं की बात करता हूं। देश की हर भाषा को जिंदा रखना चाहिए। देश के हर व्यक्ति का दायित्व है। मातृभाषा से लॉजिक जो है वो डेवलप होता है। कुछ लोगों की भाषा यहाँ की नहीं है, कुछ लोगों की माँ की भाषा यहाँ की नहीं है। हिंदी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं तो थोड़ा एक लैंग्वेज मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। ये भी साउथ से जुड़ा हुआ है। पहले मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं गुजराती हूं। मैं हिंदी के पक्ष में बात करता हूं, ये विपक्ष का प्रचार है। मैं भारतीय भाषाओं की बात जरूर करता हूं और मैं मानता हूं कि इस देश को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने इतिहास के साथ जुड़ना है तो देश की हर एक भाषा को जिंदा रखना पड़ेगा। और ये मेरा अकेले का नहीं, देश का हर नागरिक का दायित्व है। क्योंकि व्यक्ति अपनी मां की भाषा में ही सोच सकता है, अपनी मां की भाषा में ही व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है, मतलब एनालिसिस करता है, तर्क कर सकता है, मतलब लॉजिक इसका डेवलप होता है। इसके आधार पर वो निर्णय लेता है और इसके आधार पर इंप्लीमेंटेशन की वो योजना बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया मां की भाषा में ही होती है। मगर अब कुछ लोगों की भाषा यहां की नहीं है मां की, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैं तो भारत में जन्मा हूं, तो भारत की भाषाओं की बात करता हूं। ये सब निरर्थक हो अल्लाह करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे आने से पहले
मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदी और अंग्रेजी को सभी भाषाओं के बच्चों पर थोपा था। यूपीएससी की परीक्षा जो आईएएस आईपीएस की थी वो अन्य भाषा में नहीं आती। 2015 में नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि आप तमिल में भी पेपर दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, मलयाली में भी दे सकते हो। 2020 तक सीएपीएफ की जो भर्ती होती है, इनका पेपर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता था, आज 13 भाषाओं में लिखा जाता है। हमने तो तमिल की एंट्री की है, गुजराती की एंट्री की है, मराठी बंगाली की एंट्री भारतीय जनता पार्टी ने की, आपने अंग्रेजी पर छोड़ दिया था। इनके समय के अंदर लोकल स्टेशनों पर लोकल भाषा में अनाउंसमेंट भी नहीं होते थे, वो भी हमने किए। इनके समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपलसरी अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ती थी, हमने उसको स्थानीय भाषा में एंट्री करा दी और आज मध्य प्रदेश में हो चुका है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है, राजस्थान आगे बढ़ चुका है। पूरे के पूरे मेडिकल के कोर्स हिंदी में अनुवादित हो गए। 13 भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाने की व्यवस्था 2026 के पहले हम कर देंगे। तो डीएमके का ये कहना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये गलत है कि आप लोग? नहीं भाई, मैं देखो अभी मोदी जी गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि एक भी डीएमके नेता का सिग्नेचर तमिल में हो तो बताओ मुझे। अंग्रेजी में करते हैं। हमारे राज्यों ने तो अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्स का अनुवाद कर दिया है, वो तमिल में शुरू भी नहीं करते हैं जी, और वो तमिल की बात कर रहे हैं। तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में आज मीडिया की एंट्री भी बंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया, सभी गेटों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस को पटियाला हाउस कोर्ट के इलाके में तैनात कर दिया गया। कहीं बताया जा रहा है कोई अवस्था न फैले। वहीं आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर दिल्ली में एनआईए ने भी एक बड़ी तैयारी की है। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। जैसे ही भारत लाया जाएगा, इसे तुरंत ही पेश करने के बाद अदालत में इसकी रिमांड लेने की कोशिश एनआईए करेगी।